आज मैं आपको 2019 में रिलीज हुई एक ड्रामा मिस्ट्री और फैंटेसी फिल्म सुपर मी के बारे में बताने वाला हूँ। आगे कहानी के राज खुलेंगे, इसलिए ध्यान से सुनना। सांगवू एक अकेला और गरीब स्क्रिप्ट राइटर है। उसके पास न तो नौकरी है, न दोस्त और न ही माता पिता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि पिछले 6 महीनों से वो सो नहीं पा रहा, क्योंकि जैसे ही वो सोता है एक राक्षस उसके सपनों में आकर उन्हें डरावने और खतरनाक ख्वाबों में बदल देता है। आज रात सांगवू एक सपना देख रहा होता है कि वो सबवे में है। तभी वो राक्षस आकर उसके बाल पकड़ता है और जमीन में एक छेद करके उसका सिर अंदर दबा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही सपने में उसकी मौत होती है, सांगवू की आंख खुल जाती है और वो कुछ लिखने की कोशिश करता है। तभी उसका मकान मालिक खाना लाने का बहाना बनाकर दरवाजा खटखटाता है, लेकिन सांगवू के पास किराया देने के पैसे नहीं होते, इसीलिए वो खिड़की से बाहर भाग निकलता है। सड़क पर चलते हुए उसे वो सारे लोग याद आते हैं जिनसे वो सपनों के बारे में मिल चुका था, जैसे मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक और धार्मिक लोग। सबकी अपनी अपनी राय थी, मगर किसी के पास भी कोई पक्का हल नहीं था। वो एक फूड स्टॉल पर रुकता है और एक कोल्ड ड्रिंक मांगता है। फिर वो बिना अंडे वाला क्रेप मांगता है, क्योंकि उसकी जेब बस इतना ही इजाजत देती है। लेकिन क्रेप बेचने वाला प्यार से एक अंडा मुफ्त में डाल देता है। इसी दौरान वो सामने वाले कैफे में काम करने वाली लड़की क्वायर को देखता है, जिस पर उसे क्रश है। वो उसे सालों पहले एक बार में मिला था, जब वो अपने बैंड के साथ गाना गा रही थी और उसकी आवाज बहुत प्यारी थी। तब से वो हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है। क्रेप लेकर सांगवू बैठता है, तभी उसका मैनेजर सांजी सामने आ जाता है। सांगवू भागने लगता है और अपना क्रेप गिरा देता है, लेकिन कमजोरी की वजह से जल्दी पकड़ लिया जाता है। सांजी उसे एक रेस्टोरेंट ले जाकर खुद खाना खाता है और उसे डांटता है कि उसने समय पर स्क्रिप्ट क्यों नहीं दी। सांगवू समझाता है कि वो नींद न आने की बीमारी के कारण नहीं लिख पा रहा है, मगर सांजी नहीं सुनता और उसे सिर्फ 10 दिन का समय देता है। घर लौटने पर उसे पता चलता है कि मकान मालिक ने उसके कमरे पर ताला लगा दिया है और उसका सारा सामान बाहर फेंक दिया है। वो एक कैफे जाकर लिखने की कोशिश करता है, लेकिन भूख से बेहाल होकर सो जाता है। फिर वो राक्षस सपने में उसका पीछा करता है, जंजीरें डालकर उसका सिर मेज पर पटकता है। वो एक बार फिर मरकर जाग जाता है और देखता है कि उसका लैपटॉप चोरी हो चुका है। अब उसे लगता है कि वो असली दुनिया और डरावने सपनों में फर्क नहीं कर पा रहा है। वो सांजी को मैसेज भेजता है कि वो मर जाएगा और अपने माता पिता से मिल जाएगा। वो हुआयर के कैफे के सामने वाली बिल्डिंग की छत पर जाता है और कूदने ही वाला होता है कि क्रेप वाला आदमी उसे मुफ्त खाना देकर रोक लेता है। छत पर बैठकर वो उसे मौत और सपनों के बारे में अपना नजरिया समझाता है और कहता है कि जब भी उसे बुरे सपने आए वो खुद से कहे, मैं सपना देख रहा हूँ, इससे वो जल्दी जाग सकेगा। रात को हुआयर को देखते हुए सांगवू अपना मोबाइल बेच देता है ताकि खाना खरीद सके। एक स्टोर पर जाते हुए वो चोरी करने का सोचता है, लेकिन कैमरा देखकर रुक जाता है। बाहर बैठकर खाना खा रहा होता है, तभी हुआयर उसके पास आती है और अपनी चिंता जाहिर करती है। ये सब सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है, और दरअसल में ऐसा है नहीं। वो हुआयर नहीं बल्कि राक्षस होता है, जो सांगवू को कांच की दीवार पर धक्का देकर तलवार से मारते हुए उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। सांगवू राक्षस की बात याद करके खुद से कहता है, मैं सपना देख रहा हूँ, और सपने से बाहर आ जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि असली दुनिया में भी वो हवा में उड़कर कांच से बाहर निकलता है। और सबसे बड़ी हैरानी ये है कि राक्षस की तलवार सच में उसके हाथ में आ जाती है। वो एम्बुलेंस आने से पहले भाग जाता है और पूरी रात पार्क में बैठकर तलवार देखता रहता है। सुबह वो तलवार बेचने बाजार जाता है और लोगों के लालच को देखकर समझ जाता है कि ये कोई कीमती चीज है। आखिरकार वो इसे एक पॉन शॉप में बेचता है, जहाँ उसे असली कीमत 20,000 मिलती है। वो तुरंत नया कंप्यूटर खरीदता है, बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खाता है और एक शानदार होटल में रुकता है। रात को वो सोने के लिए गोलियां लेता है ताकि सपना आए। सपना उसी होटल में शुरू होता है। वो हॉल में जाता है, एक गुलदस्ता उठाता है और कहता है, मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी राक्षस एक बड़ी सी सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर आता है और उस पर हमला करता है। कुछ वारों के बाद सांगवू कुल्हाड़ी पकड़ लेता है और फिर से कहता है, मैं सपना देख रहा हूँ, और हकीकत में कुल्हाड़ी उसके हाथ में आ जाती है। वो कुल्हाड़ी भी बेच देता है और फिर पैसे उड़ाता है। नए कपड़े, नई कार और क्लब में रात भर पार्टी करता है। लेकिन जब वो अपने होटल आता है तो वो लड़कियों को कमरे में नहीं लाता, सिर्फ टैक्सी का पैसा देकर खुद अंदर चला जाता है। आज रात वो एक नया तरीका आजमाता है। सोने से पहले एक मशहूर म्यूजियम की तस्वीरें देखता है, और ये तरीका काम करता है, क्योंकि अब जो सपना आता है वो ठीक उसी संग्रहालय में होता है। सांगवू आस-पास देखता है और सभी प्राचीन वस्तुएं देखकर बैठ जाता है, दानव आने का इंतजार करने के लिए। इस बार दानव एक फायर आर्म लेकर आता है जो उसके प्लान के खिलाफ है। सांगवू दौड़ने लगता है और गोलियों से बचता है, लेकिन अंत में दानव उसे पकड़ लेता है और मार डालता है। सांगवू अपने होटल के कमरे में जागता है, लेकिन चूंकि वह कुछ भी पकड़ने में सफल नहीं हुआ, उसने काम अधूरा छोड़ना नहीं चाहा, इसलिए वह नींद की गोली ले लेता है। सपने में वापस वह फिर दौड़ने लगता है और कुछ गोलियों से बचने के बाद एक खास कूद के साथ वह 2 प्राचीन वस्तुएं पकड़ लेता है और कहता है, मैं सपना देख रहा हूँ, और जाग जाता है। इस बार सांगवू खजाने को पेशेवर प्राचीन वस्तु डीलरों के पास ले जाता है, जो अमीर कलेक्टरों के साथ व्यापार करते हैं। उसे 2 मिलियन मिलते हैं और कुछ सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन शुक्र है वह सभी से बच निकलता है। जब वह दुकान छोड़ता है तो उसे गुस्से में सांगे मिलता है, जिसे लगता था कि वह मर चुका है। सांगवू उसे एक फैंसी
रेस्टोरेंट में खाने के लिए बुलाता है और उसे वह पैसा वापस देता है जो उसने स्क्रिप्ट के लिए दिया था और कहता है अब वह लिखता नहीं। अगले दिन वह आखिरकार हुआयर के कैफे में जाता है और लट्टे ऑर्डर करने के बाद उससे पूछता है क्या आप खाना चाहेंगी। सांग्यू कहता है नहीं। वह उसे पहचानता है लेकिन वह उसे नहीं पहचानती। वह उससे यह भी पूछता है कि वह कैफे क्यों बेच रही है और वह बताती है कि उसके पास ग्राहक नहीं है और दुकान केवल कर्ज बना रही है। रात में सांग्यू शराब पीकर सांगे के साथ डिनर करता है जो जानना चाहता है कि उसकी सफलता का रहस्य क्या है। सांगे उसे होटल के कमरे में वापस ले जाता है और उसे बिस्तर में डालकर छोड़ने का नाटक करता है, लेकिन फिर वापस आता है और सांग्यू के वॉलेट और चेकबुक को देखता है। अचानक वह डर जाता है जब सांग्यू जागता है और उसके हाथों में सोने की चेन होती है। अब जब वह रहस्य जान चुका है, वह अपने दोस्त से अपने नए व्यवसाय में मदद करने की भीख मांगता है। सांग्यू थोड़ी देर सोचता है फिर हाँ कहता है। सांग्यू अब अच्छे मूड में है और अगले दिन वह हुआयर का कैफे खरीद लेता है और कहता है कि वह अब भी चाहता है कि वह इसे चलाए। वे आय साझा कर सकते हैं लेकिन नुकसान की जिम्मेदारी सांग्यू उठाएगा। कृतज्ञता दिखाने के लिए वह उसे डिनर के लिए बुलाती है जहाँ वे अपने नए साझा व्यवसाय पर चर्चा करते हैं। हुआयर संदेह व्यक्त करती है कि सांग्यू इस सौदे से सिर्फ पैसे से ज्यादा कुछ चाहता है। उसके बाद सांग्यू नियमित रूप से सपनों में रोमांच करता है जबकि सांगे उसके सोते हुए शरीर की रक्षा करता है। उसके कुछ सपनों में बैंक लूटने का भी हिस्सा होता है जहां वह दिखाता है कि वह अपनी शक्तियों पर कितना नियंत्रण सीख रहा है। वह दानव से लड़ना शुरू कर देता है और अपने मन से वस्तुएं इधर उधर करता है। वह बड़ी वस्तुएं भी वापस लाना शुरू कर देता है जैसे लाल कार। कुछ समय बाद हुआयर का कैफे ग्राहकों से भरा हुआ होता है क्योंकि सांग्यू ने सांगे को सड़कों पर लोगों को लाने के लिए भेजा है। उसने क्रेप वाले के लिए भी पैसे की थैली छोड़ी है ताकि जो उसने मुफ्त में खाना दिया वह उसका धन्यवाद कर सके। दुकान बंद होने के बाद सांग्यू हुआयर के साथ सैर पर जाता है जो केवल कुछ शब्दों से अनुमान लगाती है कि वह स्क्रिप्ट राइटर है। सांग्यू रोज उसे काम के बाद घर छोड़ने लगता है और एक रात वह उसे अपनी सपने की लाल कार चलाने देता है जिसे वह कहता है उसके लिए है। ऐसी खुशकिस्मती से वह मानती है कि वह बहुत प्रसिद्ध स्क्रिप्ट राइटर है। रात में ड्राइव करते हुए सांग्यू को याद आता है जब उसने उसे पहली बार देखा था। उसके शो के बाद उसने उसे उसके एक्स के साथ लड़ाई के बाद रोते देखा और बाद में वह उसे सिनेमा तक फॉलो करता रहा। सांग्यू वर्तमान में उसे सिनेमा ले जाने का फैसला करता है जिसे हुआयर स्वीकार करती है, लेकिन इससे वह यह भी सोचती है कि वह कब उसका लिखा हुआ फिल्म देखेगी। झूठ पकड़ने से बचने के लिए सांग्यू असली स्क्रिप्ट लिखता है और उसे सांगे को पढ़ने के लिए देता है जबकि वह सपने में होता है। चूंकि हुआयर लगातार उसके दिमाग में है, वह कई लोगों के साथ बिस्तर में होने का सपना देखता है और उसके कई रूपों के साथ सपना देखता है। इसलिए वह खुद को जल्दी जागने के लिए मजबूर करता है और पाता है कि सांगे स्क्रिप्ट की तारीफ करते हुए रो रहा है। उनकी योजना तब शुरू होती है। वे स्क्रिप्ट एक फिल्म कंपनी को बेचते हैं, अपनी खुद की रकम देकर सबसे बड़े स्टार्स को हायर करते हैं और बड़ी सफलता पाते हैं। वे खास डिनर इवेंट भी बनाते हैं और सांग्यू हुआयर को अपने साथ ले जाता है। एक प्रस्तुति भी होती है जिसमें उसके करियर को दिखाया जाता है। दावा किया जाता है कि उसने कई सफल फिल्में लिखी हैं लेकिन उसने क्रेडिट नहीं लिया क्योंकि वह दुनिया घूमना चाहता था। कुछ दिन बाद सपने में सांग्यू कुछ अजीब पाता है। वहाँ एक साधु का शरीर ध्यान में बैठा होता है और जब वह उसकी बेल्ट लेने की कोशिश करता है उसका हाथ बिखर जाता है। वह हार नहीं मानता और हाथ वापस आते ही फिर से कोशिश करता है। जैसे ही वह साधु से बेल्ट हटाता है, आदमी दो धुआंधार उंगलियों से उसके सीने को छूता है, लेकिन सांग्यू ज्यादा परेशान नहीं होता। साधारण दानव दिखाई नहीं देता और खजाना और साधु भी बिखर जाते हैं। एक रात सांग्यू हुआयर को छत पर ले जाता है और उसे एक आतिशबाजी शो दिखाता है जो खास उसके लिए तैयार किया है। जब वह सोचती है कि क्या वह कभी उसी अचानक तरीके से गायब हो जाएगा जैसे आया था, वह वादा करता है कि वह कभी ऐसा नहीं होने देगा। इसके बाद वे उसके अपार्टमेंट जाते हैं और जब वह बाथरूम में ताजगी करती है, सांग्यू एक संभावित इजहार का अभ्यास करता है। हालांकि वह अचानक अपने सीने पर कुछ मारते हुए पाता है और जब वह शीशे में देखता है, वह अपनी त्वचा पर दो धुआंधार काले निशान देखता है। जब वह अपने स्थान पर पहुंचता है, वह पार्टी को नजरअंदाज करता है जो उसने महिलाओं के साथ की थी और सीधे बिस्तर पर चला जाता है। सांग्यू आज रात का खजाना इकट्ठा करने के लिए तैयार होता है, लेकिन सांग्यू कहता है कि यह आवश्यक नहीं है। इस बार वह अकेला सो रहा है। सपना उसे एक ऊंची खाली इमारत में लाता है जहां एक रहस्यमय आकृति बालकनी पर इंतजार कर रही है। सांग्यू पास आता है और पाता है कि यह उसका बड़ा संस्करण है जो अब बिखर रहा है। जब वह जागता है, वह अपने कंधे पर नया घाव पाता है और जैसे जैसे घंटे गुजरते हैं और निशान दिखते हैं, सभी पुराने सपनों में दानव द्वारा किए गए चोट से मेल खाते हैं। अगली सुबह वह क्रेप वाले से मिलने जाता है, यह पूछने कि क्या उसके पास कोई और सलाह है। लेकिन जैसे ही वह अपने गंतव्य पर पहुंचने वाला होता है, एक वैन उसके पास आती है और उसे उठा ले जाती है। जब उन्होंने आखिरकार उसके सिर से बैग हटाया तो सांग्यू ने पाया कि वह एक वीरान इमारत में है जो अपराधियों के एक गिरोह से घिरा हुआ है जिसका सरगना
चैंग जी है। सैंग यू उनसे कहता है कि वह जो भी चाहेंगे वह चुका देगा और 10 मिलियन पर सहमत होने के बाद वह सैंग जी को फोन करता है और उसे पैसे लेकर आने के लिए कहता है। हालांकि जब वह आता है तो चैंग जी के आदमी पैसे ले लेते हैं और सैंग जी को भी पकड़ लेते हैं, जिसे चैंग जी बातचीत के लिए इस्तेमाल करता है। कोई और चारा न होने पर सैंग यू पूरे समूह को एक बेहोश सैंग जी के साथ अपने अपार्टमेंट में वापस ले जाता है, जहां वह उन्हें अपनी सभी पुरावशेषों के साथ अपना छिपा हुआ कमरा दिखाता है। जब चैंग जी उससे यह कबूल करवाने की कोशिश करता है कि उसने ये सभी दुर्लभ वस्तुएं कैसे प्राप्त की, उसी समय कोई उससे मिलने इमारत में आता है। वह है हुआयर। रिसेप्शनिस्ट इंटरकॉम के माध्यम से उसके आने की घोषणा करती है, इसलिए सैंग यू उसकी अपनी सुरक्षा के लिए उसे वहां से जाने के लिए धमकाता है। यह देखकर कि वह कितनी परेशान है, रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि सैंग यू का दरवाजा किसी कारण से अभी भी खुला है और उसे ऊपर जाने देती है। जैसे ही वह लिफ्ट से बाहर आती है, एक गुंडा उसे पकड़ लेता है और उसे उसी जगह ले जाता है जहां वे सैंग यू को रखे हुए हैं। चैंग जी उसे परेशान करना शुरू कर देता है, ये बताकर कि सैंग यू उससे झूठ बोल रहा था और इस तरह उसे भड़काने की कोशिश करता है। और इस पर उसके एक अन्य आदमी की असहमति मिलती है, जो सोचता था कि वे केवल कुछ पैसे लेने आएंगे। अपनी अनाधिकार चेष्टा की सजा के तौर पर चैंग जी सोने के नकल पहनता है और उसे पीटता है, जबकि सैंग जी चुपके से जागना शुरू कर देता है। जब चैंग जी अगली बार हुआयर की ओर मुड़ता है तो वह आत्मरक्षा में उसे लात मारती है और सैंग जी इसी मौके का फायदा उठाकर उस आदमी को मारने के लिए एक फूलदान के साथ कूद पड़ता है जिसने उसे पकड़ रखा था। सैंग यू उसे पकड़े हुए गुंडे को काटता है और भागने में सफल होता है, लेकिन पहले चाकू खाए बिना नहीं। वे तीनों भाग जाते हैं, जबकि चैंग जी उस आदमी को गोली मार देता है जिसे उसने पीटा था। लेकिन दूर जाना मुश्किल है और सैंग यू अपने घावों के कारण मुश्किल से चल पा रहा है। आदमी सीढ़ियों पर उन्हें पकड़ लेते हैं और उनमें से एक सैंग यू को फिर से चाकू मारने में सफल होता है, लेकिन सैंग जी पीछे रहकर और गुंडों का ध्यान भटकाकर खुद को बलिदान कर देता है, जबकि सैंग यू और हुआयर बच निकलते हैं। हालांकि सिर्फ एक सामान्य आदमी दो प्रशिक्षित आदमियों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए सैंग जी को पीट पीट कर मार डाला जाता है। एक गुंडा ऊपर सैंग यू और हुआयर को पकड़ने में सफल हो जाता है, उन्हें पीटता है और इधर उधर फेंक देता है, इस बात की परवाह किए बिना कि सैंग यू ने खंजर से उसकी पीठ में वार किया है। वे दोनों बेहोश हो जाते हैं और सैंग यू अचानक खुद को कुछ रहस्यमय खंडहरों में पाता है जो एक काले पदार्थ से ढका हुआ है, जो जैसे ही वह हिलना शुरू करता है जल्दी से दूर हो जाता है। चारों ओर देखने के बाद वह एक चमकते हुए दरवाजे के मेहराब को छूता है और अपने जीवन के पिछले कुछ महीनों के फ्लैशबैक देखने लगता है, जिसमें वास्तविक जीवन और सपने दोनों शामिल हैं, और यहाँ तक कि उसका एक संस्करण भी, जिसे उस रात सुविधा स्टोर के बाहर एम्बुलेंस द्वारा ले जाया गया था। जब वह खत्म हो जाता है तो वह एक विशाल क्रिस्टल दीवार वाले क्षेत्र की ओर चलता है, जिसे वह पीटना शुरू कर देता है और बार बार मैं सपना देख रहा हूँ दोहराता है, बार बार तब तक जब तक कि वह खून की कमी से बेहोश नहीं हो जाता। अचानक उसका शरीर बदलना शुरू हो जाता है और सैंग यू खुद को राक्षस में बदलता हुआ पाता है। जो चाकू उसके हाथ में दिखाई देता है उससे सैंग यू भागने में सक्षम होता है। वह क्रिस्टल दीवार को मारना शुरू कर देता है, जबकि खुद को राक्षस के रूप में विभिन्न वार्तालापों में चित्रित करता है जो पहले ही हो चुके थे, लेकिन उन्हें एक मोड़ देता है। इन संस्करणों में वह बैठने और सुनने के बजाय कल्पना करता है कि वह अपने मकान मालिक को सांजी ए में मारता है, क्योंकि वह उनके प्रति अच्छा नहीं था। जब आखिरकार दीवार टूट जाती है तो राक्षस सैंग यू के लिविंग रूम में बाहर आता है, जहां सैंग यू का शरीर भी जाग रहा होता है। राक्षस बिना किसी हिचकिचाहट के सभी गुंडों को मार डालता है, यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर अपनी अजीब बंदूक भी प्रकट करता है। फिर वह सैंग यू के पीछे आता है, उसे भी मारने के लिए तैयार, लेकिन वह मैं सपना देख रहा हूँ बड़बड़ाता है और उसके सभी पुरावशेष जिन्हें वह सैंग यू से लाया था, उसके सपने गायब होने लगते हैं। उसके अपार्टमेंट और अमीर लोगों के संग्रह दोनों में सैंग यू फिर से बेहोश हो जाता है और जब वह जागता है तो खुद को सुविधा स्टोर के बाहर वाली रात में वापस पाता है। हुआयर उसे ढूंढती है और उसे कंसर्ट से याद करती है, इसलिए उसे उस पर दया आती है और वह उसे कुछ असली खाना देने के लिए अपने घर ले जाती है। जब वह नूडल सूप खाता है तो वह उसे बताती है कि उसने एक पत्रिका में उसकी एक कहानी पढ़ी है और उसे लगता है कि वह बहुत अच्छी थी, उसे बस सफलता पाने के लिए थोड़ी किस्मत की जरूरत है। तब तक वह उसे अपने कैफे में काम करने की पेशकश करती है, जिससे वह टूट जाता है और रोना शुरू कर देता है, जबकि यह पता चलता है कि हुआयर को हमेशा से पता था कि वह उसे देख रहा है। कुछ समय बाद जब वे कैफे में काम कर रहे होते हैं, हुआयर सैंग यू को एक उपहार देती है, लिखने के लिए एक नया लैपटॉप। इसके बाद सैंग यू सैंग यी से एक रेस्तरां में मिलता है ताकि उसे उसके पैसे वापस दे सके, क्योंकि वह मांग पर कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता, वह केवल वही लिखना चाहता है जो वह लिखना चाहता है। सैंग यी न केवल पैसे लेने से मना कर देता है, बल्कि वह उसे बदले में और पैसे देता है, क्योंकि वह सैंग यू की पुरानी स्क्रिप्ट में से एक को बेचने में कामयाब रहा है। जश्न मनाने के लिए सैंग यू ही उनके बिल का भुगतान करेगा। कई दिनों बाद अब
अपने जीवन से संतुष्ट सैंग्यू क्रैब वाले आदमी को कुछ खाने का ऑर्डर देने जाता है, इसलिए वह आदमी उसे उसके पैसे वापस देने का मौका लेता है और उसे अपने पेट पर एक निशान दिखाता है, क्योंकि उसके पास भी वही शक्ति थी और उसने सीखा कि यह विनम्र जीवन बेहतर है। जैसे ही सैंग्यू उसकी कहानी सुनता है, उसके पिछले सपने के खंडहर उसके पीछे दिखाई देते हैं और यह पता चलता है कि नए राक्षस ने, जिसने गुंडों को मार डाला था, सुविधा स्टोर पर फिर से दिखाई देने के बाद से उसका पीछा कर रहा है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।